नहीं करना। ठीक है मनीषा राजपूत, ज्योति, तन्मम, सोनू, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1698 से आपके 1710 ईस्वी ये करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। ओके, देखो आज क्या पढ़ने जाने पर कि अब नए राजा बनेंगे अगले, महाराजा जवान सिंह। ठीक है, महाराजा जवान सिंह जो है ये मेवाड़ के ऐसे, मतलब इनके बारे में एक एक दो लाइन है, बट मैं आपका जब लाइव टेस्ट लूंगा तो मैं आपको चीज दिखाऊंगा कि कैसा एक वन रक्षक का पेपर होता है 10वीं लेवल का, कैसा एक जेल का पेपर होता है, कैसे कांस्टेबल का पेपर होते हैं, छोटे छोटे 10वीं लेवल के सीईटी जैसे एग्जाम जो 10th 12th लेवल के होते हैं, उनमें ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आए थे। मैंने ग्रंथ अकादमी की पूरी बुक को इधर पूरी एक लाइन खींची और पूरे 20 सालों के पेपर एनालाइज किया, तो मैंने जरूरत महसूस की कि भाई इस पार्ट की भी जरूरत है, क्योंकि राजस्थान जीके का बेड़ा उठा लिया है, तो इस बेड़े को जबरदस्त पास करेंगे अपन बहुत शानदार तरीके से, ये आप ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है, भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक जो आपका है उसको मैं कल अपडेट कराने वाला हूं, ये ध्यान रखें। भौतिक प्रदेश ज्योग्राफी का कल फुल्ली अप टू डेट सेशन आपको मिल जाएगा सभी को, ठीक है। जैसे सत्य विस्तार किया था वैसे ही भौतिक प्रदेश भी कर लेंगे, कल मिलेगा भाई। अब इसकी मैं बात करूं तो यहां पर राजा बन रहे हैं महाराणा जवान सिंह, ठीक है। अंग्रेजों से संधि हो रखी है, अब जितने भी राजा हैं वो सब अंग्रेजों की लीडरशिप में काम करेंगे, अंग्रेजों के नीचे काम करेंगे, ठीक है। अब ये महाराणा जवान सिंह जी की क्या खास बात है, इनकी ये खास बात है कि मेवाड़ का पहला ऐसा राजा बना, ऐसा महाराणा बना जिसका मुगलों की बजाय अंग्रेजों ने जो है राज्याभिषेक किया, क्योंकि इनसे पहले मुगलों का राज था, तो मुगल राज्याभिषेक करवाते थे, जो चाहे जो मुगल संधि कर लेता था उसे मुगल जो है चुपचाप बैठा रहते थे, और जो मुगलों से सामना करते थे लड़ाई कर लेते मुगल। अब मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज ये पहला राजा बना जवान सिंह जी, जो जिनका राज्याभिषेक मतलब जो राजगद्दी पे बैठे ना, तो जो राज तिलक किया जाता है वो राज तिलक किया किसने, अंग्रेजों ने। और 1836 ईस्वी में मेवाड़ एजेंसी नीमच जगह पड़ती है, नीमच नीमच छावनी के बारे में पढ़ेंगे जब 1857 क्रांति पढ़ने वाले जल्दी, तो 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे, 1857 रिवोल्ट जब पढ़ेंगे तब सारी बातें पढ़ेंगे। नीमच में एक एजेंसी की स्थापना की, मेवाड़ एजेंसी, जिसमें हालांकि अंग्रेजों की लीडरशिप में थी बट उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया वगैरह वगैरह, ये वाले छोटे से फैक्ट याद कर लेना। मेवाड़ एजेंसी की स्थापना की, इनके बारे में कोई कहानी नहीं है, लेकिन एक एक दो दो लाइन घोट देना, मैं कहता हूं एग्जाम कोई सा भी हो आपको पूछ के आएगा। फिर नेक्स्ट राजा बने महाराणा सरदार सिंह। अब जब ये सरदार सिंह जी नए राजा बने अगले मेवाड़ के, तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र जो है ना, वहां पर भील जनजाति का, जिसको अपन भौमट क्षेत्र बोलते हैं, भील जनजाति का बहुत ज्यादा मतलब प्रकोप था और बहुत ज्यादा परेशान करते थे, उपद्रव करते थे। तो उस उपद्रव को दबाने के लिए इस BEIC का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश में भी सेम ही नाम है भाई, है ना, इंग्लिश में भी सेम ही नाम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC, ठीक है। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरदार सिंह के साथ मिलकर मेवाड़ भील कोर की स्थापना करी। हालांकि आपको मजा तो तब आएगा जब अपन जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, तो ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे, और जब भीलों के बारे में पढ़ेंगे तब आप इसको जैसे आपस में लिंक कराओगे, तब वहां पर मैं एक बात लिखूंगा कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना महाराणा सरदार सिंह ने करी, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा कि कौन से सरदार सिंह की बात कर रहे हैं, अरे हाँ पढ़ा था मेवाड़ वाले सरदार सिंह। ऐसे तरीके से तो ये आपस में लिंक करवाना, जीके क्या है उस दिन समझ में आपके आ जाएगा, जब आप कड़ी से कड़ी आपस में जोड़ने लग जाओगे, पहले वाली बातों को आगे वाली बातों से लिंक करने शुरू कर दोगे, जीके समझ में आ गया। तो समझो मेरी बात है। महाराणा सरदार सिंह जी के बारे में क्या है, बात मत करो प्यारे बच्चे, राजवीर सिंह है ना, बातें नहीं करते, मेहनत करो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, ठीक है। रतन देवासी वेरी गुड, पलक शर्मा, ममता वर्मा, आशा से नोटिफिकेशन आता है ना, अभी तो आया, चिंता नहीं करें, अभी नोटिफिकेशन आया। तो देखो भौमट आदिवासी जो क्षेत्र है, भौमट आदिवासी क्षेत्र उदयपुर में है, वहां पर भील जनजाति का उपद्रव था, जिसको दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिलकर ये एक मेवाड़ भील कोर का इन्होंने गठन किया, ये इनके बारे में फैक्ट है। इसके अलावा देखो सरदार सिंह जो है, इनके दरबार में एक बात ध्यान से समझना, ये तो अपन खैर वैसे भी साहित्य से पढ़ेंगे, राजस्थान का पढ़ेंगे, एक बहुत बड़े संगीताचार्य थे, ठीक है ना, एक बहुत बड़े संगीताचार्य थे जिनका नाम था श्री कृष्णानंद व्यास। बहुत बड़े संगीताचार्य मतलब बहुत बड़े संगीत सिखाने वाले हैं, संगीत में माहिर, का नाम है श्री कृष्णानंद व्यास। और इनके प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ का नाम है राग कल्पद्रुम, सुना भी होगा आपने, बहुत बार पूछा गया है, राग कल्पद्रुम प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ के मतलब प्रवर्तक कौन है या फिर इसको देने वाले कौन है, उनका नाम बताइए, तो है कृष्णानंद व्यास। फिर आया कि कृष्णानंद व्यास किसके दरबारी थे, तो सरदार सिंह जी के, सरदार सिंह मेवाड़ के राजा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये राग कल्पद्रुम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संगीत ग्रंथ है, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। फिर इन्होंने, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, इसलिए सरदार सिंह ने, महाराणा का मतलब है सरदार सिंह ने कृष्ण व्यास जी को किसकी उपाधि दी, राग सागर का सम्मान दिया, कि आप तो जब गाते हो तो आप तो पूरा राग का सागर लिए बैठे हो, राग जानते हो ना, स्वर, तो सूर्य स्वर मान लीजिए कि राग सागर का सम्मान दिया जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो महाराणा ने इनका मतलब कृष्णानंद व्यास जी को राग सागर का सम्मान दिया। दोनों ही बेहतरीन प्रश्न है, हर किसी को नहीं आएंगे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, टकाटक है। इसके बाद में महाराणा स्वरूप सिंह जी बने, ठीक है। इनके बाद में राजा कौन बने, महाराणा स्वरूप सिंह बने। जब अपन 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब महाराणा स्वरूप सिंह का नाम पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो इनके समय 1857 का विद्रोह हुआ, यानी कि 1857 रिवोल्ट इनके टाइम पर हुआ, तो 1857 की क्रांति या विद्रोह जो हुआ वो महाराणा स्वरूप सिंह के टाइम हुआ। इसके अलावा ये जब यहाँ पर राजपाट करते तो जाली सिक्के बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, लोग खुद ही सिक्के बना लेते अपने घर में ही, और मुद्रा जो है जबरदस्त जाली मुद्रा बिकी थी भर भर के। इसलिए जब इनको पता चला कि जाली सिक्कों का व्यापार बढ़ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया वनरक्षक के एग्जामों में कि जाली सिक्कों के व्यापार को नुकसान होने पर इन्होंने स्वरूपशाही सिक्के नए चलाए थे। जैसे मोदी जी ने पुराने नोटों को बंद कर दिया, नए नोट चला दिए, तो ऑटोमेटिक जो दबाया हुआ माल था बाहर आ गया, पकड़ में आ गया, या फिर जो लोगों ने किस हिसाब से आपने देखा नोटों को जला दिया था, करे तो क्या करे, क्योंकि वो खत्म हो गया, वो पूरा 2 नंबर का पैसा था, उसको कन्वर्ट कराई तो कराई कैसे। तो
तो ध्यान रखें, जाली सिक्कों के व्यापार का नुकसान होने पर स्वरूप शाही सिक्के चलाए, अपनी तरफ से नए सिक्के चलाएगी, जो भी पहले चलते थे खत्म, ऑटोमेटिक जाली सिक्के बंद हो गए, बिकॉज वो जो नकली छापते थे उनको नए वाले सिक्कों का सिस्टम का भी पता नहीं है, ठीक है। तो जाली सिक्कों से व्यापार का नुकसान करने के लिए अपने नाम का रखा था, इनके नाम खुद का नाम है स्वरूप सिंह, तो स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिनमें सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, है ना, हेड या टेल वाले। तो एक तरफ तो लिखवाया चित्रकूट उदयपुर और एक तरफ लिखवाया दोस्ती लंदन, ठीक है ना, दोस्ती लंदन, क्योंकि इंग्लैंड अंग्रेजों का राज था, उससे भाई यहाँ के राजाओं की दोस्ती हो रखी थी। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने जाली सिक्कों के व्यापार को नुकसान होने पर नए स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिसके एक और चित्रकूट उदयपुर और एक और दोस्ती लंदन लिखवाया। ध्यान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइन से प्रश्न आएंगे, वेरी यूनिक सेशन, नहीं पढ़ा होगा कभी भी, क्योंकि बिल्कुल यूनिक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ा गजब का काम किया ही किया। देखो ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, राजस्थान जीके में टुकड़ों में पढ़ते हैं, किसी राजा को कहीं पढ़ लिया कहीं, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा अलग तरह का जीके पढ़ाया आपको, लाइन से चलेंगे, ऑटोमेटिक आपस में लिंक करवाएंगे। ये जितनी भी प्रथाएं हैं, इन्होंने कन्यावध पर रोक लगाई अपने पूरे मेवाड़ में 1844 में, जो कि बहुत बड़ा, ये एक चीज और है, अंग्रेजों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, अंग्रेज तो भाई लूट लूट के लेके गए थे यहाँ से, लेकिन अंग्रेजों की थोड़ी सी सोच है ना कुछ कुछ मामलों में, जैसे कि एक तो एक कन्यावध पर अंग्रेज बिल्कुल खिलाफ थे, कहा कि ये नहीं होना चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, डाकण प्रथा वाली क्या होती है, ऐसी काफी चीजों में अंग्रेजों का साथ मिलने से हमारे राजाओं को भी थोड़ी बुद्धि आई, और जो अपनी महिलाओं के, ये सब महिलाएं को बताओ कितनी दुख सहे होंगे महिलाओं ने, है ना, और आज लोगों को 50% आरक्षण का विरोध होता है, लेकिन देखिए आप इतिहास उठा के देखो, डाकण प्रथा क्या हो गया, वो भी किस पर, किसी महिला पर, आदमी पर नहीं है, डाकण प्रथा भी महिला के लिए लागू है कि साहब इसकी तो नजर लगती है, ये तो डाकण है, मार देते थे जमाने, बताओ, उसका मुंह नहीं देखते थे, इसका मुंह मत देखो, अब मन गढ़ बातें बना ली, कौन डाकण कहने वाला है, कोई संविधान में लिखा नहीं, बना दिया मर्जी से, किसी का हस्बैंड डेथ हो गई, उसकी मुंह में देखो, ये तो डाकण बन गई है, अपने पति को खा गई, ऐसी कहावतें चला करती थी। अब उसकी हस्बैंड डेथ हुई तो वो क्या करे, है ना, अब वो बेचारी गुट गुट की मर जाती है, या कहीं पर मुंह का कोई देखता नहीं था, करे तो क्या करे, ठीक है, ये बात है। तो कन्यावध प्रथा, जैसे ही बच्चे का जन्म होता था, गला दबा के मार दिया जाता, कैसे न कैसे मार दिया जाता, तो कन्यावध पर रोक लगाई, कन्या का वध नहीं होना चाहिए, डाकण प्रथा पर रोक लगाई, और सती प्रथा पर भी रोक लगाई, समझ पा रहे हो आप, सती प्रथा पर भी इन्होंने जो है वो रोक लगाई, और समाधि प्रथा, पहले ये भी जमाना था, आपने देखा होगा बहुत बार लोग जीवित समाधि लिया करते थे, जो चाहे वो समाधि ले, समाधि प्रथा पर रोक, ये नहीं होना चाहिए। अब तो खैर आपको पता है आर्टिकल 20-21 में आपको पता है सारी बातें हैं, जो जीवन रक्षा करने वाले आर्टिकल को अपनी इच्छा से मर नहीं सकता, ऐसे कैसे मर सकता है, वो तो सुसाइड में आता है। फिर इन सभी पर रोक लगाने वाले राजा कौन है, वो महाराणा स्वरूप सिंह है, ठीक है ना, ऐसा मान लो जिनका स्वरूप रूप ही सुंदर है, ऐसा मान लो, तो वही अच्छे काम कर सकता है इतना अच्छा, ऐसा करके याद कर लेना। टका ना बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का, बोलिए, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़े, अब नेक्स्ट राजा बने हैं महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह 1861 से 72 का टाइम पीरियड है। मेवाड़ में आण प्रथा, अब कौन कौन जानता है आण प्रथा क्या होती थी, ये भी एक ये सोसाइटी टाइप समाधि प्रथा जैसी आण प्रथा होती थी ना, तो ये मेवाड़ में आण प्रथा को ब्रिटिश सरकार के 23 दिसंबर 1863 के आदेश द्वारा समाप्त करवाया। ये जितने भी आदेश है ना इन सब प्रथाओं के खिलाफ, ये अंग्रेज क्या करते थे, ये प्रतीक्षा क्या कह रहे हो सर, आपने बोला था कि डेली एक क्लास आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी होगी, तो हो रही है ना डेली आर्ट एंड कल्चर की क्लास हो रही है नए वाले बैच में, है ना, वो बातें नई बैच की है, नए वाले बैच में आर्ट एंड कल्चर की क्लास परमानेंट हो रही है, आप नया बैच ज्वाइन कर रखा है क्या, उनके लिए है वो, ठीक है। बाकी जिनका कोर्स अपना अच्छा हो रखा है, जैसे बराबर आएंगे ये होनी अपने परमानेंट, ये चलेगी, सुबह 2 क्लासेस हो रही है ना, यहाँ पर मिडाल चल रही है, मिडाल के बाद में कल्चरल टॉपिक हो जाएंगे लाइन से, ठीक है ना। चलिए वापस आइए, तो अब वापस पॉइंट पे आते हैं अपन कि जितनी भी प्रथाएं हैं ना, इन प्रथाओं को रोकने के लिए अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज राज है, वो एक आदेश लेके आते हैं और फिर वो राजा को मनवाते हैं कि यार ये सिस्टम बंद करो, नहीं होने चाहिए, तो जो अच्छा राजा होता है वो रोक लगवा देता है, कोई नहीं लगवाते। तो ये जो राजा थे ना, इन्होंने इन प्रथाओं पर रोक लगवाई। वैसे आण प्रथा के खिलाफ भी अंग्रेज एक आदेश लेके आए थे 1863 में, तो इस राजा ने कहा कि बिल्कुल सही है, आण प्रथा पर भी जो रोक लगा ली। इसके अलावा मेवाड़ में यह पहला अवसर है कि राजा के साथ कोई स्त्री सती नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा रोक लग चुकी थी। अब कोई भी राजा मरेगा तो जैसे ये राजा भी, राजा लगभग रानियों से पहले मरते लगे, या तो लड़ाई वजह से कैसे मान लो, और दूसरी बात रानियां भी खूब होती थी, ये थोड़ी बुजुर्ग अवस्था में होते थे, ये तो चाहे जैसी शादियां कर लेते, कौन रोकने वाला था, तो काफी सारे होते थे। तो ये पहला अवसर था कि राजा के साथ कोई भी रानी या स्त्री सती नहीं हुई, वो भी महाराणा शंभू सिंह जी का टाइम हो गया, क्योंकि स्वरूप सिंह जी के टाइम पर समाधि प्रथा रोक लग गई थी। हालांकि जब स्वरूप सिंह जी मतलब जब मृत्यु हुई थी तब तो उनकी रानी जो सती हुई थी वो लास्ट सती थी, क्योंकि वो रोक लगी थी ताजा, उसके बाद में कोई भी जो है राजा के बाद में कोई सती नहीं हुई। अब बढ़ेंगे भाई महाराणा सज्जन सिंह, बड़े राजा हैं। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर, अब इसमें थोड़ी बातें ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब क्योंकि अंग्रेजों का राज है, जो अंग्रेजों की बात ज्यादा मानेगा, है ना, जो अंग्रेजों की बात ज्यादा मानेगा उनको अंग्रेज सम्मानित भी क्या करते थे। जैसे 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। ये प्रश्न बताओ वन रक्षक केंद्र पूछ लिया, अब बोलिए आप, क्या जबरदस्त प्रश्न पूछा, इतना डीप प्रश्न, डीप प्रश्न, मैंने पूरे 25 सालों 20 सालों को निखारा पूरा, तभी मैं इसमें बहुत अच्छा रिसर्च करके सेशन बनाया आपके लिए, इस सेशन की जरूरत और है। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा सज्जन सिंह को GCSI ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया, क्योंकि ये सब इनकी मिलिट्री में अंग्रेजों की सेना में कोई कमांडर होता था, कोई कुछ होता था, ये सारी चीजें हैं। तो ये उपाधि का टाइटल दिया GCSI। वनरक्षक के एग्जाम में पूछा कि महाराणा सज्जन सिंह को 1861 में GCSI का खिताब किसने दिया, ये प्रश्न लूंगा मैं लाइव टेस्ट में, चिंता नहीं करें। 2022 में समथिंग आप भी देख सकते हो, बताओ। अब जो चीज बिल्कुल छुड़ा दी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन अपन पढ़ेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं राजस्थान जी के जो मैं आपको दे रहा हूं ना, उनका एक शब्द छोड़ मत देना, बाहर नहीं जाएगा। तो ये भाई इनको उपाधि सम्मानित किया गया, चित्तौड़ आकर सम्मानित किया था, फिर काफी डेवलपमेंट भी इन्होंने करवाया। 1881 ईस्वी में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नाम का छापखाना स्थापित करवाया। छापखाना जानते हो ना, प्रिंटिंग मशीन या जो प्रिंट करते हैं, उसके बारे में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक एक साप्ताहिक का मतलब है अखबार, वीकली जो निकलता था, वीकली, ठीक है ना, वीकली का जो उसका प्रकाशन करवाया, प्रकाशन मतलब पब्लिश करवाया, क्योंकि छापखाना का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस,
एक 1861 में उसका नाम था सज्जन यंत्रालय, ठीक है, सज्जन यंत्रालय नाम का छापखाना स्थापित करवाया और सज्जन कीर्ति सुधारक नाम से एक अखबार जो कि वीकली निकलता था उसको प्रिंट भी करवाया। समझ गए क्या? बिल्कुल। फिर सज्जन वाणी विलास, सज्जन वाणी विलास नामक, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नाम सब सेम रहते हैं, नामक एक पुस्तकालय बनवाया, लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं, पुस्तकालय बुक्स वगैरह मिलती है वो बनवाया। और आर्य समाज के आपको पता है ना प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी है नहीं है? बिल्कुल है। तो दयानंद सरस्वती जी इससे ये इतने प्रभावित हुए कि इनको अपने किले में बुलाया और काफी दिन तक बुला के इनके प्रवचन सुने, ठीक है ना, मतलब अपने किले में बुलाया और उसमें फिर इनको बिठा के इनसे काफी सारी बातें सुनी और प्रवचन सुने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। तो सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। ये थे भाई महाराणा सज्जन सिंह। अरे उपाधि का मतलब बेटा जैसे तेरे को कल नौकरी लगेगी तेरी, ठीक है, तो तेरे को सम्मान दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, साफा पहनाया जाएगा, वो एक सम्मान है, ठीक है। वैसे ही किसी को उपाधि देना मतलब एक सम्मान है, उसके नाम के पहले उपाधि लग जाती है। वो जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर नाम की उपाधि लग गई, मानद उपाधि मिल जाती है, तो वो नाम के पहले डॉक्टरेट लग जाता है, उनके 4-5 साल की पीएचडी का प्रोग्राम होता है। वैसे ही एक उपाधि एक रेस्पेक्ट के तौर पर दिया जाता है, एक सम्मान है, ठीक है ना, ध्यान रखें। चलिए स्वामी दयानंद जी को बुला लिया और प्रवचन सुने। इसके बाद में नेक्स्ट राजा बनेंगे भाई महाराणा फतेह सिंह, है ना। और महाराणा फतेह सिंह को है ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कौन, जो विक्टोरिया रानी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को खूब यहाँ बुलाएंगे, खूब रेस्पेक्ट करेंगे और बहुत ज्यादा मतलब सम्मानित भी करेंगे, बाकी आप समझदार है। और इनको यहाँ पर बुला के इनकी जुबली भी मनाई जाएगी, जैसे इनकी 50वीं साल जुबली होती है, सालगिरह होती है, उसका प्रोग्राम वहां पर भी इंग्लैंड में रखा जाता है, तो यहाँ पर भी उतनी धूमधाम से फतेह सिंह जी जो है ना इस महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर भी फंक्शन रखते हैं। तो महाराणा फतेह सिंह में क्या खास बात है कि महारानी विक्टोरिया की जो 50वीं सालगिरह थी उसके अवसर पर मेवाड़ में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और महारानी को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया इसकी उपाधि भी दी उन्होंने, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया इनकी उपाधि जो है महाराणा फतेह सिंह ने दी। और बहुत ज्यादा मतलब हर बात विक्टोरिया महारानी की जो है रेस्पेक्ट किया करते थे, बड़ा सम्मान ये करते थे। लेकिन अब ये काम होगा, इसका जब ऐसी बातों का पता जब लगता है अपने क्रांतिकारी वीरों को, है ना, जो हमारे देशभक्त है, जैसे कि मैंने लिखा है केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट हो गए, प्रताप सिंह जी बारट हो गए, वीर सैन वीर आदमी है जो अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं, इनको पसंद नहीं है। फिर एक्चुअली क्या होता है कि चलो विक्टोरिया को सम्मानित कर दिया, बिकॉज विक्टोरिया उस टाइम पर यहाँ की इंग्लैंड की महारानी थी, उसको यहाँ पर बुला के सम्मानित करते थे। लेकिन अब पहले के जमाने जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, तो एक वाइस राय की पोस्ट होती थी, वाइस राय, जैसे कि गवर्नर जनरल, वाइस राय, आजकल हमारे क्या होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उस टाइम की वो पोस्ट होती थी। तो उस टाइम भारत के जो तत्कालीन वाइस राय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड सप्तम, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है जैसे लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां, वैसे ही एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड, ये एडवर्ड सप्तम है, ऐसा हो जाता है इनके नाम, इनको नाम विचारों कम मिलते हैं इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते रहते हैं आगे से। तो लॉर्ड कर्जन तो थे हमारे भारत के वाइस राय, इन्होंने सम्राट था एडवर्ड सप्तम, उसके लंदन में एक प्रोग्राम रखा था, लंदन में उसका प्रोग्राम होना था, मतलब लंदन का वो राजा बन रहा था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, तो उसके वहां पर राजतिलक का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो उस अवसर पर दिल्ली में 1 जनवरी 1903 में एक बड़ा राज दरबार का आयोजन किया। हालांकि क्यों किया? क्योंकि भारत के अंदर राज किनका है? अंग्रेजों का। अंग्रेज कहां बैठे हैं? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का मतलब लंदन, इंग्लैंड, वहां पर बैठे हैं। तो वहां के जो भी राजा बनेंगे वो यहाँ पर भी प्रोग्राम मनाए जाएंगे, यहाँ पर भी महोत्सव मनाए जाएंगे। तो एक्चुअल में ये जो यहाँ का वाइस राय था है तो ये भी अंग्रेज, तो इसने कहा कि भाई हमारे एक सम्राट बन रहे हैं लंदन में एडवर्ड सप्तम, तो उनके राजतिलक का अवसर है इसलिए दिल्ली में प्रोग्राम मनाया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर 1903 में एक बड़े राज दरबार का आयोजन किया, जिसमें महाराणा फतेह सिंह को भी इनवाइट किया कि आपको भी महाराणा साहब यहाँ पर आना है। इसका जब पता चला यहाँ के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को, उन्होंने कहा कि ना ना ना, इतने अंग्रेजों के सामने गुलाम मत करो आप, इनके यहाँ कोई राजा थोड़ी बन रहा है, ये तो हमारे को लूट रहे हैं, इनके वहां राजा बनने तो भी यहाँ प्रोग्राम रखे जा रहे हो, जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, है ना, ये चीजें गलत है। और इन्होंने क्या करा, केसरी सिंह बारट ने मना किया, विरोध किया और डिंगल भाषा में महाराणा को 13 सोरठे लिखे। देखो अपने जब वो अपना कला संस्कृति वाला टॉपिक पढ़ा था, साहित्य वाला, उसमें अपन डिंगल और पिंगल 2 भाषाओं की बात की थी। डिंगल मतलब तो पश्चिमी अपनी भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है, इस डिंगल भाषा में 13 सोरठे का मतलब आपने बात मान के चलिए 13 पॉइंट लिखे थे, 13 मेन बातें लिखी थी, वो सोरठे लिख के महाराणा को भेजा, जिनको चेतावनी चुंगटिया बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि ये क्रांतिकारी है और इन्होंने कहा था कि चेतावनी मान लीजिए अगर वहां चले गए तो हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, एक से लाख की बात मंजूर नहीं, इतनी गुलामी पसंद नहीं है। तो चेतावनी चुंगटिया नहीं बोला जाता, उस नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? केसरी सिंह बारट द्वारा भेजे गए 13 सोरठे चेतावनी चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे महाराणा ने पढ़ा तो महाराणा में जोश आ गया, और जोश आ गया इतना वो आया, देशभक्ति जागी कि प्रोग्राम में सम्मिलित ही नहीं हुए, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ेंगे अपन तो ये बातें वहां पर भी पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना भाई। टकाटक समझ में आगे बातें तो वेरी इंपॉर्टेंट है महाराणा फतेह सिंह वाली बात। अब बताओ चेतावनी चौंगटिया नामक 13 सोरठे किसने लिखे? प्रताप सिंह बारट ने। किस राजा को लिखे? फतेह सिंह को। क्यों लिखे? क्योंकि दिल्ली में जो एडवर्ड सप्तम जो राजा बनना था लंदन में, उसकी खुशी में यहाँ दिल्ली में जो प्रोग्राम मनाया जा रहा था उसका विरोध करने के लिए। ये सारी बातें समझ में आ गई क्या? ये टकाटक तरीके से तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ओके, नो डाउट सर, ठीक है। नेक्स्ट राजा बने भाई महाराणा भोपाल सिंह, और इनको तो आप जानते ही हो, जब अपने राजस्थान का एकीकरण पड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, उस टाइम पर मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी के बारे में आपको बताया था कि एक तरीके से बहुत बड़ी रियासत थी और ये राजा भाई टॉप की तरह है, इनको मनाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए जब मेवाड़ को एकीकरण में शामिल किया था तो इनको महाराज प्रमुख बनाया था चौथे चरण में, जबकि तीसरे में मेवाड़ शामिल हुआ था, उदयपुर शामिल हुआ था, तो उस टाइम इनको राज प्रमुख बनाया था। बताओ आई नहीं है? याद आई की बात है ये वाली? जल्दी बोलिए, बात याद आई क्या? हाँ, टकाटक समझ में आ गया ना? हर चीज समझ में आ गई भाई, ठीक है बस। ओके, वेरी गुड जी सर। ओके, दीक्षांत पूनिया, योगिता मोनिका, मनीषा, मनोप्रिया,
सोनिया मेघवंशी, बस ऐसे लिंक करवाना है। तो वो ये राजा महाराणा भोपाल सिंह, ये भी मेवाड़ के राजा हैं। तो इनके समय काफी घटनाएं घटी, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, महाराणा भोपाल सिंह के टाइम में हुआ था। और मेवाड़ में राजस्थान का एकीकरण के दौरान, राजस्थान में मेवाड़ जो है वो मेवाड़ का राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान में विलय हुआ था। उस टाइम पर मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भोपाल सिंह जी थे। इस तरीके से फाइनली मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास समाप्त हुआ। अब समाप्त हुआ है आज, ठीक है ना। तो बताओ समझ में आई बातें? मतलब मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास जो अपने पढ़ा वो आज अब जाके खत्म हुआ। बताओ मजा आया नहीं आया? इसे बोलते हैं 100% तैयारी, ठीक है ना। 100% अपन ये चीज समझ ली है। समझ में आ गई भाई? टकाटक। ओके पलक, राजवीर सिंह, हाँ शाबाश राजवीर, वेरी गुड बेटे, सो जाइए, मस्त नींद ले लो, नींद बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी। आकांक्षा यादव, दीक्षांत पूनिया, मी चौधरी, ओके बड़े भाई आगे बताइए, कोई डाउट बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टकाटक, नो डाउट सर, नो डाउट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अपन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मेवाड़ के अलावा, है ना, यहां लिख देता हूं थोड़ी बातें, मेवाड़ के अलावा और भी, मेवाड़ के अलावा और भी रियासतें हैं, और भी रियासतें थी जहां पर गुहिल वंश ने राज किया। गुहिल वंश का मतलब है गुहिल डायनेस्टी, गुहिल डायनेस्टी का शासन था। अब ये क्यों था वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए था कि जैसे कोई बड़ा राजा है, ठीक है, अब कोई बड़ा राजा है और एक छोटा राजा है, तो बड़े राजा छोटे राजा के बीच में कोई तुमत हो जाती है, कोई 19-20 हो जाती है ना। तो उस कंडीशन में छोटे राजा को भगा दिया जाता है वहां से। तो फिर छोटा राजा तो वैसे भाग जाता है, नाराज होकर भाग जाता है, या फिर किसी को गिफ्ट के तौर पर रखना मिल जाता है, तो पास में जाके अपने उसी डायनेस्टी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे राजस्थान में मेवाड़ में ही सिर्फ गुहिल वंश नहीं था, या सिसोदिया या गुहिल वंश सिर्फ मेवाड़ में नहीं था, डूंगरपुर में भी था। देखो मैंने आपको सारी बातें बताई, बहुत जबरदस्त। डूंगरपुर में भी था, इसके अलावा अपने बांसवाड़ा में भी था, प्रतापगढ़ में भी था, और शाहपुरा में भी था, है ना। तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके मजा आएगा कि अब ये तैयारी पूरी 100%। सेशन बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, अच्छे से पढ़ना। हेडिंग लगाइए डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में भी कौन सा वंश है? गुहिल वंश है। ओके, डूंगरपुर में कौन सी डायनेस्टी है? बिल्कुल गुहिल वंश है, गुहिल डायनेस्टी है। राजा कौन बनेंगे? सामंत सिंह। प्रश्न आया हुआ, बहुत नहीं छोड़ा मैंने राजस्थान जी के 2-3 दिन में, क्योंकि अपन जो 1818 की जो संधि होती है लास्ट राजा की, वहां तक तो हर कोई पढ़ता है, उसके बाद में जो प्रश्न आने लगे मैंने कहा ट्रेंड चेंज हो गया, इसलिए ये इस सेशन की मैंने जरूरत महसूस करी, तो रखा। डूंगरपुर इतिहास में राजा बनेंगे भाई सामंत सिंह। 1179 में ये कीर्तिपाल सोनग्रा, ये चौहान राजा अपने पढ़ लिया है ना, आपस में लिंक करवा पा रहे हो ना, जिसको शॉर्ट में कीतू बोलते थे, ये वही कीतू है ना, जिसको प्यार से कीतू बोलते हैं। सोनग्रा से हार गया था, ये हार के वागड़ में चला गया, और वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये वागड़ में चला गया, और वहां पर वागड़ में राज था परमाणु का। अपन अगला सेशन तो मारवाड़ का है, मारवाड़ के बाद अपन परमार भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। परमार भी पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि परमाणु का शासन कहां कहां था। परमाणु को हराकर वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करी। बताओ बात समझ में आई ना? मतलब ये कीर्तिपाल सोनग्रा से इसकी थोड़ी झड़प हुई थी, मेवाड़ के गुहिल वंश का आदमी है ये, लेकिन वहां पर इस राजा की वहां हार जाता है, तो वहां से भाग के पास में वागड़ क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, वहां के परमाणु को हरा भी देता है, और फाइनली जो ये है इसकी स्थापना वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। और डूंगरपुर में जगह पड़ती है बड़ौदा। बड़ौदा जगह डूंगरपुर में भी है, वैसे बड़ौदा अलग जगह है, ये बड़ौदा गुजरात वाला है, वो नहीं डूंगरपुर वाला है। इसने बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया, और इट मींस ये हुआ कि डूंगरपुर में अब गुहिल वंश की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। फिर ये वही आदमी है सामंत सिंह, पूरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में, इसलिए कहीं पर भी आ सकता है। तराइन के दूसरे युद्ध में सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। तो बताओ ये वही सामंत सिंह है जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ा था जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। बताओ समझ में आगे नहीं बातें हैं? अपने चौहानों का इतिहास पढ़ लिया था, बस यही बात है सामंत सिंह जी की। इसके बाद में राजा बने फिर डूंगर सिंह। अब इन्होंने राजधानी बनाई बड़ौदा को, जो कि डूंगरपुर के पास में ही है, डूंगरपुर प्रॉपर शहर नहीं, ठीक है। तो डूंगरपुर को, बड़ौदा को राजधानी बनाई, लेकिन डूंगर सिंह खुद आएंगे तो ये डूंगरपुर को बना लेंगे भाई, ये प्रॉपर डूंगरपुर को, ठीक है। तो इनका एक ही एविडेंस है, डूंगर सिंह, इसने डूंगरपुर को अपनी कैपिटल या राजधानी बनाया। फिर गोपीनाथ बने, इन्होंने डूंगरपुर के अंदर गेप सागर तालाब का निर्माण करवाया, जैसा इनका नाम है गोपी गेप, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट राजा बने उदय सिंह जी। ये उदय सिंह डूंगरपुर के राजा हैं गुहिलों के, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में लड़े थे, और ये खानवा के युद्ध लड़ते मारे गए, ये वही उदय सिंह जी। कौन से? डूंगरपुर वाले, लेकिन खानवा के युद्ध में लड़े थे। और आजकरण इसने मारवाड़ के अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अपना, इनके बाद में मारवाड़ शुरू करेंगे, तो मारवाड़ में राजा पढ़ेंगे चंद्रसेन, जिनकी महाराणा प्रताप से तुलना की जाती है। इस चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी, क्योंकि चंद्रसेन है ना, चंद्रसेन को जिस हिसाब से महाराणा प्रताप को जिंदगी भर अकबर नहीं पकड़ पाया, वैसे ही चंद्रसेन को भी अकबर जिंदगी में नहीं पकड़ पाया, और चंद्रसेन भी जिंदगी भर घूमते घूमते पूरी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये वही अकबर है, तो समझ मतलब वही चंद्रसेन है। तो ये वही आजकरण है, वही राजा जिन्होंने मारवाड़ के राजा चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी, क्योंकि चंद्रसेन यहाँ से भागे थे अकबर की वजह से, भाग के इनके यहाँ शरण ली थी। अब जो अकबर के दुश्मन, क्योंकि एक तरीके से अकबर के दुश्मन हो गए चंद्रसेन, तो जब अकबर के दुश्मन को कोई शरण दे देगा तो ऑफकोर्स ये बात आक्रमण होगा। तो 1577 में आक्रमण हुआ, तो अकबर ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने कहा कि रुक जा, लड़ाई मत कर, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, अपन कर लेते हैं संधि, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के मामला शांत कर लिया, तो राजपाट रह गया, क्योंकि अकबर एक ही चाहता था कि मेरे सामने सब गुलामी स्वीकार करें, मेरी अधीनता स्वीकार करें, और बस कहता मेरे को सैल्यूट करें, बस उसको छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ता था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, बस रुक जा, क्या फर्क पड़ता है, लड़ाई झगड़े में कितना नुकसान होगा। तो 1577 के अंदर अकबर से, बिल्कुल सही कहा आपने पलक, मारवाड़ के प्रताप है चंद्रसेन, पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार, इस बात देखना और शानदार पढ़ेंगे। 1577 में अकबर ने जब आक्रमण किया तो अकबर से आसकरण ने संधि कर ली। नेक्स्ट राजा बनेंगे जसवंत सिंह द्वितीय। अपने यहाँ पर तो फिर अंग्रेजों का राज आ गया था, तो 1818 में अंग्रेजों संधि कर ली और मस्त तरीके से अपना राजपाट चलाया। अब सब अंग्रेज आ गए, यहां तक मुगल थे,
यहां तक मुगल थे, अब अंग्रेज आ गए हैं, ठीक है ना, बीच में कोई राजाओं का इतिहास नहीं है। विजय सिंह डूंगरपुर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राम लक्ष्मण बैंक का बताओ, नहीं सुना ऐसा बात है? अगर नहीं सुनते तो फिर कैसे करते कि राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना किसने करी? है ना यूनिक सेशन, इसमें मैंने बहुत यूनिक सेशन है। विजय सिंह जो कि डूंगरपुर का राजा है, गुहिल वंश का राजा है, गुहिल डायनेस्टी का, इसने डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना करी। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर तालाब, ये एडवर्ड वही राजा है क्योंकि अब अंग्रेजों का राजा है, तो एडवर्ड वहां का राजा बनेगा तो उसका असर यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजा अंग्रेजों को खुश करने के लिए ऐसा काम करते थे। जैसे मैंने कहा ना कि जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल है, उसका नाम प्रिंस अल्बर्ट की वजह से अल्बर्ट हॉल रखा हुआ है, और उस अल्बर्ट को खुशी करने के लिए पूरे जयपुर को पिंक कलर से मतलब पौध दिया था उस टाइम पर, अंग्रेजों को खुश करने के लिए सब काम होता था। तो डूंगरपुर में एडवर्ड सागर तालाब का निर्माण करवाया। हाँ, एक बहुत अच्छा काम किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया, वरना पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई महिला विधवा हो गई तो उसको या तो मार दिया जाता था या खुद मर जाती थी, सती हो जाओ चाहे कैसे हो जाओ, या फिर उसका मुंह नहीं देखते थे, उसको बहुत बुरी नजर से देखते थे और एक तरीके से डाकन कहते थे, वो बेचारी घुट घुट के मरती थी, वापस विवाह नहीं कर सकते, बोले ये अपने पति को खा गई, दोबारा विवाह नहीं होगा इसका, ऐसी प्रथाएं चला करती थी पहले। लेकिन जब ये विजय सिंह बने तो इन्होंने विधवा विवाह का बहुत प्रोत्साहन किया और खूब विधवाओं का विवाह करवाया, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। फिर राजा बनेंगे भाई लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह किन किन को याद है बताओ? राजस्थान का एकीकरण किस किसने पढ़ रखा है बताइए? शाबाश कोमल जाट, थैंक यू आपको। शिवांशी याद है ना, अभी बीएससी 2025, शिवांशी बताइए, सोनिया मेघवंशी बताओ, पलक, दिवु चौधरी, सुरमा, आपने जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था तो मैंने एक बात बताई थी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, बताओ कौन से चरण में, कौन से चरण की बात कर रहा हूं बताइए? पलक, शिवांशी बताओ, देखें टीचर और भावी शिक्षिकाएं, आप गलत नहीं जवाब दे सकते आप, है ना। हाँ बताओ कि जब इंटीग्रेशन राजस्थान पढ़ा था तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया था लक्ष्मण सिंह जी को, ये वही लक्ष्मण सिंह है मेवाड़ के राजा, मतलब मेवाड़ के नहीं, डूंगरपुर के राजा, माय मिस्टेक, ये डूंगरपुर के राजा, याद है ना जब मैंने उस टाइम पर कहा था कि डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। बताओ वो कौन सा चरण था? पहला चरण, दूसरा चरण, पहला चरण क्या था? मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, है ना, तो बताइए दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? याद है नहीं है? चौथा चरण था विक्की यादव, है कुछ बच्चे दूसरा बता रहे हैं, माया जाट फोर्थ बता रहे हैं, चौथा चरण था, कुछ सेकंड बता रहे हैं, है ना। तो ये भाई राजस्थान संघ जो जिसने बताया, दूसरा चरण जिसने बताया वो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आपको बताया ना क्या था, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो कुशल, याद है बाबू की झाड़ू को प्रसाटो कुशल, उस बाबू की झाड़ू से डूंगरपुर है, झाड़ू से डूंगरपुर है, बोल गए क्या? वही डूंगरपुर है, 2 नंबर वाला राजस्थान संघ। ऐसी तैयारी करी तो देख लो, मैं फिर आपकी पढ़ाई शुरू कर दूंगा, है ना। तो जिसने भी गलत बताया अपने आप एक थप्पड़ मारे यहाँ पर खींच के, फटीट की आवाज आनी चाहिए। तो राजस्थान के एकीकरण कौन सा चरण था? दूसरा चरण था, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। हालांकि खूब सारे नए बच्चे हो सकते हैं, उनको मैंने एकीकरण नहीं करवाया है, उनको छोटे, वो अपने आप को थप्पड़ मत मारना, बाकी मारे। तो राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया, और 1977 में इन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था, ये भी अपन बात पढ़ चुके। बताओ मजा आया नहीं आया? ऐसे लिंक करवाना है। ये है भाई डूंगरपुर का इतिहास, जब राजस्थान का पूरा एकीकरण हो गया था वहां तक, ठीक है। अगला इतिहास है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी गुहिल वंश है, ध्यान से समझना आप, बांसवाड़ा में भी गुहिल वंश है। ओके, अभी ओके, ठीक है, फिर आ जाओ भाई, है ना, चलो आओ इधर आओ। अब नेक्स्ट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी गुहिल वंश है, तो गुहिल वंश बांसवाड़ा में भी राज कर रहा है, बिल्कुल राज कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो गुहिल डायनेस्टी है उसमें राजा बनता है जगमाल। ये बांसवाड़ा के गुहिल वंश की बांसवाड़ा में स्थापना करी, इसने अपने पिता उदय सिंह, ठीक है ना, ये उदय सिंह है, उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना, छोटा सा फैक्ट है, अपने पिता उदय सिंह के साथ में खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ये मेवाड़ से निकल निकल के चारों तरफ बिखरे, थोड़े चारों तरफ बिखर गए, याद है। ओके, प्रताप सिंह, ये महाराणा प्रताप नहीं है, प्रताप सिंह अलग है। 1546 में जब अकबर ने बांसवाड़ा पर आक्रमण किया तो बिल्कुल साइलेंट तरीके से अकबर से कर ली संधि। बस नाम याद करना कि कौन सा राजा कहां का है, ये पूछा जा सकता है। उमेद सिंह, आगे जाके जब मुगलों का राज खत्म, अंग्रेज आए तो अंग्रेज संधि कर लेते हैं, मतलब छोटी मोटी रियासतें हैं पास में, जहां पर कोई ज्यादा दिक्कत करते नहीं, छोटी रियासत है। बट अपन से प्रश्न भी यही आएगा, जो ट्रेंड चेंज हो चुका, प्रश्न ऐसा आता है जो यूनिक ढूंढता है वो, है ना, कि पीछे किसी एग्जाम नहीं आए हो, तो ऐसे प्रश्न आज के बीच में लगे। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा में जगमाल कहां के राजा बने, प्रताप सिंह कहां के राजा बने, और उमेद सिंह कहां के बने। ऑप्शन में बांसवाड़ा हो तो बांसवाड़ा टिक करना, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। हाँ पलक वही है, बिल्कुल। अब है प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ के इतिहास में भी गुहिल वंश है, ठीक है, और यहाँ के राजा बनेंगे शेमकरण, ये राणा कुंभा के छोटे भाई है, और राणा कुंभा ने इनको पास में एक सारवी चित्तौड़ है, वहां की जागीर दी थी, फिर ये वहां से थोड़े अपने आप को एक्सटेंड किया, और चित्तौड़ के पास में प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ के अंदर जो है इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना कर ली। तो प्रतापगढ़ के पहले राजा कौन बने? शेमकर्ण। और शेमकर्ण कौन है? कैसे कर्ण और कैसे कुंभा, कुंभा के छोटे भाई है, ठीक है, क्योंकि इनसे थोड़ी बहस हो जाती है, तो छोटी मोटी जागीर देके बिठा दिया जाता है। सूरजमल, ये क्या करते हैं, वैसे प्रतापगढ़ में इनकी स्थापना हो चुकी है, पर उसके पास में ठिकाना है देवलिया, है ना, उस देवलिया प्रतापगढ़ के शासक बन जाते हैं सूरजमल। इनके बारे में एक लाइन में फैक्ट है बस, उसके बाद में बाघ सिंह जी के बारे में पढ़ना बनको। अब बताओ, आई थिंक पिछले सेशन बताया होगा मैंने, यार उससे पहले बताया होगा आपको, है ना, किस किस को पता है कि मैंने बाघ सिंह की एक बात बताई थी? बताओ, बाघ सिंह ने चित्तौड़ के कौन से शाखे में केसरिया किया था, रानी कौन थी, और किसने आक्रमण किया था? अब पता लग जाएगा कि आपने अभी तक मेवाड़ के इतिहास को साथ ही साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी बोलो भाई। बोल दी माया जाट बोलिए। तनिष्क आचार्य, प्यारे बच्चे, तनिष्क ऐसी बात है कि बीएसटीसी के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री से बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आएंगे 50 में से 10, तो आप में 10 का मतलब है 30 नंबर। अगर आपको 30 नंबर की हिम्मत है छोड़ने की, तो आप छोड़ सकते हो, किसी को भी पकड़ सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी के साथ में रह सकते हो, ये आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष खुद का डिसीजन है, जो मर्जी लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बेटा मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। किसी भी चीज को, इतनी इंटरेस्टिंग है इतिहास,
इसको पढ़ना जरूरी। राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ेगा तो एक कल्चर से आपस में लिंक करवा पाएगा, वरना कल्चर में बहुत जगह दुर्गों का निर्माण नहीं समझ में आएगा, झीलों का निर्माण समझ में नहीं आएगा, नदियों का, नहरों का नहीं समझ में आएगा कि किसने निर्माण करवाया। फिर वहां पर बैठे बैठे आंखें खाट होगी, फलाने राजा ने झील बनवाई, फलाना राजा ने ये करवा, फलाना राजा की रानी ने बावड़ी बनवाई, बावड़ी से प्रश्न गया, झीलों का प्रश्न गया, नदियों का प्रश्न गया, और भी कल्चरल एक्टिविटी के प्रश्न गए, और भी कोई संगीत संस्थानों के प्रश्न गए। तो इतिहास का असर सिर्फ इतिहास में नहीं और भी कल्चर में भी है, क्योंकि राजाओं के रास्ता उन्होंने डेवलपमेंट करवाया, उन्होंने मंदिर बनवाए, उन्होंने ये सब करवाए। तो ये सारी चीजें अपन को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ध्यान रखें, ये बाघ सिंह वही प्रतापगढ़ देवलिया प्रतापगढ़ वाले हैं, इसलिए बाघ सिंह को क्या कहा जाता है, देवलिया का दीवान कहा जाता है, कि यहाँ के राजा ने केसरिया कर लिया, जान दे दी है ना रानी कर्मावती के लिए। तो खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था, और खानवा के युद्ध भाग लिया तो लिया था, उसके साथ ही चित्तौड़ का जब दूसरा शाखा हुआ उसने केसरिया किया, इसलिए इनको देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। इनकी छतरी पांडुपौल में बनी हुई है भाई, ठीक है। छतरी कहां पे है, पांडुपौल में छतरी बनी हुई है। फिर नेक्स्ट राजा बनेंगे सामंत सिंह, ध्यान रखना सामंत सिंह डूंगरपुर में भी है और सामंत सिंह प्रताप में भी है। 1818 में अंग्रेजों संधि कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी अंग्रेजों के साथ बढ़िया कट रही है। और फिर उसके बाद में लास्ट राजा उदय सिंह जी, और प्रतापगढ़ खुद को राजधानी बनाते हैं, क्योंकि अभी तक इनकी राजधानी कहां है, देवलिया है। अब प्रॉपर प्रतापगढ़ पे राजधानी उदय सिंह बनाते हैं, अपना राजपाट चलता है और फाइनली कुछ दिनों बाद में राजस्थान का एकीकरण होता है। तो ये सारी रियासतें राजस्थान के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है शाहपुरा, शाहपुरा में भी गोइल वंश है, गोइल डायनेस्टी है। दो राजाओं का उल्लेख है शाहपुरा में ग्रंथ अकादमी ऑथेंटिक बुक में, सुजान सिंह जी, ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम, मतलब राजा वही है, महाराणा मेवाड़ के ही है, ठीक है ना। बस वो इनको क्या करते हैं, मेवाड़ महाराणा जो होते हैं वो इनको छोटी मोटी जागीर दे देते हैं आसपास, जो मैंने आपको इस सेशन में शुरू में बता दिया था, वो जागीर दे देते हैं। तो ये लोग वहां जाके फिर अपना राजपाट चलाते हैं और अपने वंश की स्थापना कर लेते हैं। तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम है ना, इन्होंने इनके एक फूलिया परगना है शाहपुरा में, इस फूलिया परगना शाहपुरा दिया था 1631 में। ये परगना परगना जानते हो ना, छोटी सी जागीर जिसमें काफी जमीन वगैरह होती है, छोटा सा गढ़ भी होता है, गढ़ किला भी होता है। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और इसने फिर शाहपुरा को अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि मुगलों का रास्ता, मुगल चाहे जिसको राजा बनाए, नहीं तो स्वतंत्र जागीर किसी को नहीं देते थे, अपने अंडर में रखा करते थे। लेकिन इनको 1631 में शाहजहां ने कहा कि ठीक है, एक शाहपुरा स्वतंत्र जागीर है, आप वहां के राजा बन जाइए। फिर नेक्स्ट राजा बने थे भारत सिंह, शाहजहां के बाद उनका बेटा औरंगजेब कहा जाता है। तो औरंगजेब ने राजा का खिताब दिया था कि यार तो राजा है राजा। प्रश्न आ जाता है कि कौन से राजा को, कौन से निम्न से कौन से शासक हो या कहां के शासक हो, औरंगजेब ने राजा का टाइटल या राजा का सम्मान खिताब दिया। ये था भाई छोटा सा यूनिक सा सेशन जो मुझे महसूस हुआ कि इसको कराना बहुत जरूरी है, और ये करेक्शन भी ठीक कर लिया था आपने, पिछले पार्ट में था।